हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस 18 जून 2024। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे एंड साथ में टिडबिट्स ऑफ द डे में आज मेन फैक्ट एंड पर्सनैलिटी इन न्यूज़ के बारे में एक बोलूंगी एंड देन द क्विज। ठीक है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। तो फर्स्ट है हमारा लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो इसको ना मैं थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगी ताकि 80 to 90% टिडबिट्स आपको पता हो जाए इस क्लास के थ्रू ही, ताकि प्रीलिम्स में आप सही मार्क कर पाओ। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक आता है। देन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द हाउस एंड ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऑब्वियसली जो लोकसभा एंड राज्यसभा है, लोकसभा के कौन होते हैं? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। एंड उसी चीज का राज्यसभा में क्या हम बोलते हैं? उनको चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बताना चाहूंगी, क्योंकि पीवाईक्यूज में अगर आपने देखा हो तो थोड़े से पॉलिटिकल फिगर के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, बट हिस्ट्री वाले चीजों से, मतलब प्रेजेंट के पॉलिटिक्स के कुछ ना भी पूछे बट हिस्टोरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 24 अगस्त 1955। कौन फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने थे? विठल भाई जे पटेल। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, विठल भाई जे पटेल। एंड ये इसके साथ ही और एक फैक्ट जो है हिस्टोरी का, वो ये है कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को पहले प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था 1947 तक। ये कब चेंज हुआ? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां नोमेनक्लेचर चेंज होकर हो गया स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की जो इंस्टीट्यूशन है वो ओरिजिनेट कब हुई थी? 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो ये जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की फर्स्ट चैप्टर ही यही है इन गवर्नमेंट एक्ट्स के बारे में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये दोनों एक्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के टॉपिक से भी थोड़ा रिलेट तो करता है। ठीक है, देन लोकसभा स्पीकर के कुछ रूल्स, फंक्शंस, इसके मींस इसके साथ ये पढ़ने से पहले हम उनके बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली रिसाइड्स ओवर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, स्पीकर शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली घर का अगर गार्जियन बनना है तो घर के मेंबर तो होना पड़ेगा ना उस फैमिली का। तो वैसे ही थोड़े सिंपली तरीके से याद रखो। ठीक है, मैं ये सब छोटी छोटी टिडबिट्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बिगिनर्स होते हैं या फिर कुछ 12th पास करके फिर प्रिपरेशन का सोच रहे, या फिर क्लास 12 में ही है बट थोड़ा देख रहे हैं जानकारी के लिए, क्योंकि आगे चलकर उनको यूपीएससी प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फॉर द एक्सक्लूसिवली बिगिनर्स के लिए मैं इतना छोटा छोटा जो टिडबिट्स होता है ना मैं बोलती रहती हूँ। ठीक है, एंड फिर देन इनका कोई क्वालिफिकेशन तो एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है, बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड ए मेजर एसेट। ऑब्वियसली जिस चीज के वो स्पीकर बनने वाले हैं, जहाँ के उनके लॉज एंड वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, है ना। एंड यूजुअली ए मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज स्पीकर। मतलब बीजेपी हो या फिर जो एनडीए अलायंस हो, जो भी रूलिंग अलायंस है, रूलिंग पार्टी, उनके ही मेंबर बनते हैं स्पीकर। ठीक है, मीन्स उनके ही किसी में से एक मेंबर होंगे स्पीकर। द स्पीकर अलोंग विद डेप्यूटी स्पीकर, उनका इलेक्शन कौन से फॉर्म में होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद रखना, सिंपल मेजोरिटी है। एग्जाम में अगर स्पेशल मेजोरिटी आ जाए ना तो वो नहीं है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के केस में। ठीक है, एंड एक बार स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का इलेक्ट कौन किसको इलेक्ट करना है स्पीकर है स्पीकर, वो डिसीजन हो जाए तो उनका नाम कौन प्रपोज करता है? प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। टर्म बेसिकली 5 साल ही होती है, री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। एंड स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। ठीक है, मीन्स एकदम से तो वैकेट नहीं करेंगे ना, न्यूली इलेक्टेड मीन्स पहले के जो स्पीकर है उनको कुछ टाइम तो रहना होगा ताकि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा सेशन में मिल जाए। बट जब इलेक्शन होती है न्यू लोकसभा स्पीकर की, उस वक्त थोड़े वक्त के लिए
एक नॉमिनेटेड एक मेंबर को किया जाता है थ्रू प्रेसिडेंट, उसको हम क्या कहते हैं वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, जो थोड़े वक्त के लिए प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट की जाती है, अपॉइंट की जाती है सॉरी, ताकि वो रोल प्ले करे एज द टेम्पररी स्पीकर जब इलेक्शन चल रही होती है ना लोकसभा स्पीकर ने, तब उनके लिए। तो मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। तो लोकसभा स्पीकर के कुछ रूल्स एंड फंक्शंस होते हैं। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स। ऑब्वियसली फाइनल इंटरप्रेटर तो होंगे, इसलिए उनको स्पीकर की कुर्सी दी गई है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ऐसा याद रखना, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, ऑब्वियसली कोई मीटिंग होगी तो उसमें तो प्रिसाइड वही करेंगे ना, वही तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, ठीक है ना। Then can adjourn the house and suspend the meeting in absence of quorum. Quorum means 1/10 of the total strength of the house. 1/10 member present होने चाहिए, अगर वो नहीं होते then he or she can adjourn the house and suspend the meeting. Casting vote वाला privilege है, means एकदम पहले ही शुरुआत डिसीजन पॉलिसी मेकिंग में वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है। जब अगर टाई हो जाता है तब उनका कास्टिंग वोट प्रिविलेज रहता है। ये डेप्यूटी स्पीकर को भी ये सेम प्रिविलेज दी जाती है, बट ये मनी बिल वाला प्रिविलेज डेप्यूटी स्पीकर को नहीं मिलती, ये लोकसभा के स्पीकर को ही होता है कि कौन सा बिल ऐसे नॉर्मल बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, वो डिसाइड कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। फिर मेंबर्स को अंडर 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन जो करते हैं मेंबर्स, वो कौन कर सकते हैं, लोकसभा स्पीकर। यानी ये पावर लोकसभा स्पीकर को कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा दी गई है, 52nd अमेंडमेंट। एंड ये जो डिस्क्वालीफाई मेंबर करते हैं, ये जो प्रोसेस स्पीकर द्वारा की जाती है, दैट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एंड स्पीकर ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह वो एक्ट कर सकते हैं। फिर जो जितनी कमिटीज होती है हाउस की, वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, स्पीकर के द्वारा। फिर वो गार्जियन ऑफ द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, इट्स कमिटी एंड मेंबर्स होते हैं। ऑब्वियसली अब एग्जाम में ना घबरा कर गार्जियन ऑफ द राइट, भाई ये तो बहुत एक बड़ी कुछ पोस्ट लग रही है, तो शायद ये प्रेसिडेंट संभालते हो, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सिंपल से सोचना, इतना मीन्स भावुक मत हो जाना एग्जाम में। लोकसभा स्पीकर ही गार्जियन ऑफ राइट होते हैं हाउस के, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट का नहीं पूछा है, ठीक है। और राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, ये भी याद रखना। देन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा। ऑब्वियसली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा से ही चुने जाएंगे, है ना। एंड इलेक्शन के जो डेट होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के डेट को कौन फिक्स करता है, स्पीकर। स्पीकर के इलेक्शन डेट को कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। 10th लोकसभा तक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों इलेक्ट होते थे रूलिंग पार्टी से, ठीक है। एंड 11th लोकसभा से स्पीकर तो आते हैं रूलिंग पार्टी के अलायंस से, बट देन डेप्यूटी स्पीकर आते हैं मेन ऑपोजिशन पार्टी, तो ये चेंज हो गया, तो ये याद रखना, ठीक है। देन जो रोल एंड फंक्शंस होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, वो भी ड्यूटीज ऑफ स्पीकर करते हैं जब स्पीकर एब्सेंट या वैकेंट हो सीट, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग में वो हिस्सा लेते हैं अगर स्पीकर एब्सेंट हो। उनको भी प्रिविलेज है कास्टिंग वोट का, लेकिन ये मत समझना कि स्पीकर के एब्सेंस में है तो उनके सबऑर्डिनेट, नहीं नहीं, वो भी सबऑर्डिनेट, डेप्यूटी स्पीकर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ही इज आल्सो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ठीक है। एंड डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास नहीं है, वो है जब डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, ही और शी ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रिविलेज है डेप्यूटी स्पीकर को। एंड जो मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में कहा था कि कुछ वक्त के लिए जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर पोटेम, उस टर्म को हम कहते हैं स्पीकर पोटेम, ठीक है। यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, यानी कुछ वक्त के लिए होता है, जब फिर इलेक्शन होके नए स्पीकर आ जाते हैं तो इनका काम खत्म, ठीक है। देन यूजुअली तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा की जान रहती है, मीन्स 5 साल तक तो रहते ही है, अनटिल एंड अनलेस डिसॉल्व हो जाए। तो फिर भी 3 कंडीशन हम देख लेते हैं जहां पे वो वैकेट हो सकते हैं उनका सीट। इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑब्वियसली इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर। इसमें एक कैची पॉइंट है, डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करेंगे किसको लिखकर, स्पीकर। एंड स्पीकर किसको लिखकर रिजाइन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर, नॉट प्रेसिडेंट। मत सोचना कि डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, स्पीकर प्रेसिडेंट को, नहीं, स्पीकर भी देंगे डेप्यूटी स्पीकर को,
ठीक है। वो इलेक्शन के डेट के वक्त ऐसा होता है कि डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन डेट स्पीकर करता है, स्पीकर की इलेक्शन डेट फिक्स करता है प्रेसिडेंट, बट इस केस में दोनों एक दूसरे को रिजिग्नेशन लेटर देते हैं। क्योंकि तो प्रेसिडेंट को क्यों, मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, रिजिग्नेशन देना है, क्यों प्रेसिडेंट को फिर बीच में बुला के परेशान करेंगे, आपस में कर लो ना। तो मीन्स ऐसे ही सिंपल वे से ना थोड़ा याद रखोगे तो एंटरटेनिंग होगी पढ़ाई, वरना बोर्ड तो लगेगी, इतनी सारी पढ़ाई जो करनी है, इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़नी है आपको। और if he is removed by resolution passed by a majority of all the then members of the लोक सभा, ठीक है। रेजोल्यूशन अगर पास कर जाता है कि इनको हटाओ भाई, तो हटा देंगे, ठीक है। सच है, बट वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए तभी पास कर सकते हैं, ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस देने से पहले आप हटा नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को बिना नोटिस के हटा तो नहीं सकोगे ना, अरेंजमेंट्स करने होंगे कि उनके बाद कौन रहेगा कौन नहीं, ठीक है। देन आता है साउथ वेस्ट मानसून जियोग्राफी के अंडर, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून, तो यही मेन केस है कि आपको पता चलेगा कि समर में क्यों लो प्रेशर, मैंने जो ये छोटा सा डायग्राम बना के आपको बताया था, डायग्राम तो नहीं है, बस एक आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो इसी तरीके से साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि इस यहाँ होगी गर्मी, यहाँ होगी लो प्रेशर, तो जो सराउंडिंग्स होगी वहां होगी ठंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ आती है, तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से ओरिजिनेट साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो इंडिया में मानसून ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच में कौन कौन सी है, वेस्टर्न घाट ब्रांच यहाँ, ठीक है। फिर सेंट्रल इंडिया ब्रांच यहाँ, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ब्रांच में पेनिनसुला एंड कच्छ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ब्रह्मपुत्र वैली यहाँ पे, गारो एंड खासी हिल्स यहाँ पे, इसलिए आए दिनों इन सब जगहों में बारिश तो हो ही रही है। एंड समर मानसून भी कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून को, जो जून टू सितंबर के बीच होती है। एंड देन है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून सही है, सेम ही है, बट विंटर में रिवर्स हो जाएगी, जो मैंने अभी समझा उसका ठीक उल्टा कर दो, तब क्या हो जाता है कि इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ठंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकन के ऊपर आ जाएगी सन, मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगी गर्म एंड लो प्रेशर, एंड यहाँ से तब ऊपर से हाई प्रेशर, तो यहाँ से सब ठंडी हवा हाई टू लो जाएगी, एंड देन इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यही सीजनल रिवर्सल जो विंड डायरेक्शन होती है ना, यही कॉज करती है हमारी वेट एंड ड्राई सीजन्स, ठीक है। तो बेसिक आपको आई होप समझा होगा आज इसमें कि हाँ, थर्मल थ्योरी के बेसिस पे ये सबसे सिंपल टेक्निक होती है समझने की, बेसिक चीजें। तो ये हो गया मॉनसून के बारे में। देन है ग्रीन सेक्रेटेरिएट, ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है, बट ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो इन्वायरमेंट एज केस स्टडी भी, एथिक्स में भी, अगर इन्वायरमेंट बेसिस पे कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हो, या इंटरव्यू में भी पूछा जाए फिर भी आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम से हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इनोग्रेट किया जनता भवन, ठीक है, मीन्स असम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स, जो कि सोलर प्रोजेक्ट, कंप्लीटली सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कितनी पावर, 2.5 मेगावाट पावर जनरेशन, और ग्रिड कनेक्टिविटी, मतलब मान लो हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पे 100 यूनिट लाइट की जरूरत है करंट की, 100 यूनिट के बदले 120 यूनिट जनरेट हो रही है, तो बाकी के 20 यूनिट जो है वो बेच सकते हैं थ्रू ग्रिड कनेक्शंस, तो इसलिए ग्रिड कनेक्टेड इज हेल्पफुल इन सच इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये स्पेशल क्यों है, बिकॉज असम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बिकमिंग द फर्स्ट एवर सिविल सेक्रेटेरिएट इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री में पहला ऐसा सिविल सेक्रेटेरिएट है डेट रिलाइज एंटायरली ऑन सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेली कंजम्पशन, ठीक है। और स्टेट की जो असम स्टेट की पोटेंशियल, ये चलो फिलहाल यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई स्टेट पीसीएस दे रहा है तो उनके लिए एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि 4 to 5 किलोवाट आवर पर मीटर पर डे, ना कि कभी अगर एग्जाम में दे दे 50 किलोवाट आवर, नहीं, 4 किलोवाट आवर, ऐसा आप याद रख सकते हो। ये फॉर द स्टेट पीसीएस, नॉट फॉर द यूपीएससी चीजें, इतना तो स्टेट रिलेटेड पूछेंगे नहीं। एंड देन और एक स्टेप वेलकमिंग है असम स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने जितने ऑफिशियल क्वार्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विड्रॉ कर दी गई है, मींस उनको अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बिल खुद पे करना होगा। तो इट्स अ वेलकमिंग इनिशिएटिव्स जो हम यूज कर सकते हैं एज एग्जांपल इन एनवायरनमेंट और इन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव थ्रू ऑफिशियल्स के, वैसे क्वेश्चंस या इंटरव्यू हो या मेंस में क्वेश्चंस में, ठीक है। देन है वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स, ये इन्वायरमेंट प्रीलिम्स में बेस्ड ये आता है ज्यादा, ठीक है, ये सब स्पीशीज के बारे में। तो
गिबॉन्स आर नोन एज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप, इनहेबिटेड कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। ये हम इंसानों की तरह ही कुछ फीचर्स है इनका, हाई इंटेलिजेंस, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, ठीक है। एंड कहाँ पे पाया जाता है, फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, साउदर्न चाइना। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वेस्टर्न का एंडेंजर्ड एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन का वनरेबल। एंड शेड्यूल 1 के अंदर आता है, अंडर वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 में हंटिंग मना, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन दिया गया, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। डिक्लाइन हुई है, ऑब्वियसली किसी भी स्पीशीज की डिक्लाइन का मेन रीजन पोल्यूशन, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर चीज में लागू तो होती है ना। एंड अभी कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही बस पाया जाता है। तो इसके साथ साथ ये आप जान लो कि अगर पूछ ले, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिस पे यूपीएससी में, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस में भी आ सकते हैं कि होलोंगा पार गिबन सेंचुरी, जिसे गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता था, या होलोंगा पार रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, असम में, ठीक है, एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये मैंने कुछ फोटो लगा दी, एक बार देख लेना, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी काम करती है ना। देन है स्विस पीस समिट, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो जब रशिया यूक्रेन के रिलेशन के बारे में लिखना होगा, ठीक है। एंड इसको आप एक चीज कर सकते हो कि इसमें प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है स्विस पीस समिट, हुआ कहाँ पे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने अप्रैल को कहा था कि वो एक होस्ट करेंगे एक समिट, जो कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लास्टिंग पीस इन रशिया यूक्रेन वार होगा, ठीक है। तो जून को ये कंडक्ट करा गया, जहाँ पे मोर देन 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये कहकर कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और उन्होंने एक ज्वाइंट कम्युनिक्यू, एक आइडिया, एक की उनका जो फीचर था उसके बेसिस पे ये था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन शुड बी द बेसिस फॉर एनी पीस एग्रीमेंट टू एंड रशियाज वॉर। मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यूक्रेन के प्रायोरिटी दी गई, मीन्स यूक्रेन से जो भी टेरिटरी छीनी गई है उनको वापस देने का ऐसी बातचीत हो रही है। तो चलो वो जो भी हो पॉलिटिकल सिनारियो, तो मोर देन 100 कंट्रीज में 80 कंट्रीज ने साइन किया इस डील को, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया बट डिड नॉट साइन द जॉइंट कम्युनिटी, बिकॉज इंडिया का कहना ये था कि अगर कोई पीस एग्रीमेंट है तो जो दोनों के बीच में लड़ाई है वो दोनों पहले प्रेजेंट हो, फिर हम कुछ बोलेंगे, वो दोनों ही नहीं है, मीन्स रशिया है ही नहीं, तो हम कौन होते हैं साइन करने वाले या डिसाइड करने वाले, तो ऐसा कुछ अप्रोच इंडिया का था, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसमें बात एक है कि ध्यान रखने वाली कि 100 कंट्री में से 80 कंट्री ने साइन किया इस ज्वाइंट कम्युनिके को, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा, ठीक है, फॉर्मली रशिया पे कि हाँ ऐसा, बट देखा जाए आगे क्या क्या इस चीज में अपडेट आता है, तो वी विल लर्न इन अपकमिंग डेज। देन टिडबिट्स ऑफ द डे, मेंस फैक्ट। तो कल ही आपको न्यूज में आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक गुड्स ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गई। तो यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के द्वारा कि गुड्स लोको पायलट वायलेटेड स्पीड कर्व्स, ठीक है, लोको पायलट ऑफ गुड ट्रेन्स हैड परमिशन टू क्रॉस रेड सिग्नल। तो ये सब कुछ मैन मेड डिजास्टर बोल सकते हो, एंड ये कुछ नेचुरल डिजास्टर, बट इन सब में ना गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऑफिशियल कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो थोड़े ना ये न्यूज में ना जब आता है, ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ, ये सब टाइम नहीं होता, बट न्यूज सुनते हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज सुनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि वहाँ के ऑफिशियल्स क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, रेस्क्यू टीम कैसे कर रहे हैं, वहाँ के जो आईएएस है, पीसीएस ऑफिसर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो क्योंकि आपको भी आइडिया होगा, मेंस में भी आप कोट कर सकते हो, एथिक्स के केस स्टडी में भी कोट कर सकते हो, या फिर इंटरव्यू में भी आपको आइडिया हो सकता है कि प्रैक्टिकली क्या सोल्यूशन ले जा सकते हैं, बिकॉज हम बैठे बैठे तो बोलेंगे ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते थे, बट हो सकता है प्रैक्टिकली वो उतनी इम्प्लीकेबल हो ना, ठीक है, पॉसिबल ना हो। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना, तो वो जो होता है ना कि 10 घंटे पढ़ना, 10 घंटे ऐसा नहीं कि किताबें लेके बैठे रहो सिर्फ, ये सब भी थोड़ा ध्यान देना, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी बनती है, पढ़ाई को एंजॉय भी कर सकते हो, एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ एंजॉइंग स्टडिंग। नहीं तो किताबें पढ़ के कौन एंजॉय सिर्फ करेगा, है ना, तो थोड़ा सा इंटर रिलेट करना कि कैसे क्या हो सकता है, राइट। तो ये हो गया आज का एक मेंस फैक्ट जो आप यूज कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन की, इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं, ये मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ कि तरीका, न्यूज को कैसे थोड़ा सा आप अपने पर्सनैलिटी में डेवलप करो। देन आता है टिडबिट्स में पर्सनैलिटी इन न्यूज।
कुलगुरु विष्णु प्रसाद राभा, ये क्यों है? बिकॉज विष्णु राभा अवार्ड दिया गया धर्मेश्वर नाथ एंड दुर्लभ भट्टाचार्य को, तो इसलिए इनके बारे में जान लेते कि ये जो राभा अवार्ड है किनके नाम से, कौन है। तो बॉर्न इन ढाका 31 जनवरी 1919, डाइड ऑन 20 जून। ये जरूरत इस नहीं है, बट स्टेट पीसीएस के लिए जरूरत हो सकती है। तो सिंस देन 20 जून इज ऑब्जर्व्ड एज राभा दिवस इन असम, ठीक है। एंड ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, बट ही हैड अ लेफ्टिस्ट अप्रोच। तो उनको सिर्फ इंडिपेंडेंस ही नहीं, साथ में सोशल जस्टिस भी चाहिए थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट, ग्रेट पोएट थे, सिंगर थे, डांसर थे, एक्टर थे। यानी जो कुलगुरु वाली एक रिस्पेक्ट थे, ये किसके द्वारा ये टाइटल दी गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब उन्होंने इनका तांडव डांस देखा था वाराणसी में। एंड राभा अवार्ड्स किसको दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये कल्चर रिलेटेड है, ठीक है। तो कभी आ सकता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंडर कि ये कुलगुरु टाइटल किसी ने दिया था, या फिर ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने तांडव डांस किया था वाराणसी में कौन थे, ऐसा एक पर्सनैलिटी कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है। एंड स्टेट पीसीएस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है टिडबिट्स ऑफ द डे के लास्ट हमारा क्विज। तो इस क्विज का आंसर आप देना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट करेक्टली मैच। तो कल आंसर इसका मैं बताऊंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर देना। सही हो गलत हो कोई बात नहीं, गलती से लोग सीखते हैं, मैंने भी तो गलती से ही सीखा ना, सीख भी रही हूँ। तो फिर कल का हमारा क्विज का जो आंसर है वो है आंसर डी, ओनली 3 इज करेक्ट। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। बाकी ये दो गलत है। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 3 मेंबर बॉडी, जहां 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। एंड ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, नहीं, क्यों? वो क्यों डिसाइड करेंगे? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है शेड्यूल, ठीक है, जनरल इलेक्शन के भी, बाई इलेक्शन के भी। तो ये हो गया कल का आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। फिर से हम कल मिलेंगे। जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताइए कि ये इनिशिएटिव कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है आई विल कंटिन्यू इट, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा, थोड़ा सा तो आपको जानकारी हुई होगी बहुत सारी टिडबिट्स के बारे में। तो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।